जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। देखिए, ये हिंदी सीरीज़ का पार्ट 2 है। इससे पहले हमने पार्ट 1 वीडियो बना दिया था जिसमें जयशंकर प्रसाद और महादेवी वर्मा जी के बारे में आपको बता दिया है। ये वीडियो देखिए सारे एग्ज़ाम के लिए फ़ायदेमंद है। जिस भी एग्ज़ाम में हिंदी आती है, चाहे वो यूपीएसआई हो, चाहे वो कांस्टेबल हो, चाहे वो फायरमैन हो, जिस भी एग्ज़ाम में हिंदी आती है, ये वीडियोस सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। और देखिए, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। देखिए, ये हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इनका एक क्वेश्चन पूछा था यूपीएसआई 2016 में कि गीतिका किन गीतों का संग्रह है। आइए अब इनके बारे में थोड़ा जानते हैं। हिंदी कविता के छायावादी युग के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक माने जाते हैं। जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा और चौथे ये निराला साहब। इन्होंने कई कहानियाँ, उपन्यास और निबंध लिखे हैं, किंतु इनकी विशेष ख्याति जो है वो कविता के कारण है। देखिए, इनकी पहली कविता संग्रह जो थी, इनकी पहली कविता संग्रह, उसका नाम है अनामिका। हिंदी के मुक्तक छंद के प्रवर्तक भी माने जाते हैं। कौन? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। अब इनके कुछ इंपॉर्टेंट काव्य संग्रह को देख लेते हैं। देखिए, एक अनामिका है। अब इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता है कि निराला जी की पहली काव्य संग्रह कौन सा था, तो उसका आंसर हो जाएगा अनामिका। और पारिमल है, गीतिका है और अनामिका दूती है। ठीक है, तो जैसे क्वेश्चन में दिया गया था कि गीतिका किन गीतों का संग्रह है, तो गीतिका जो है ये ललित गीतों का संग्रह है। इस बात को ध्यान रखना है कि ये ललित गीतों का संग्रह है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। किस रचना के लिए सुमित्रानंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? सबसे पहले ये देखिए, सुमित्रानंदन पंत है और सुमित्रानंदन पंत को प्राकृतिक का सुकुमार कवि कहते हैं। अब इनको सुकुमार कवि क्यों कहते हैं? क्योंकि इन्होंने अपने कविता में झरना, तालाब, पोखरा, पहाड़, ये सबको बहुत ज़्यादा इन सबों का वर्णन किया है, इसीलिए इन्हें प्रकृति का सुकुमार कवि कहते हैं। हिंदी साहित्य में छायावादी युग के 4 प्रमुख स्तंभों में से ये एक हैं। महादेवी वर्मा एक हैं, बता रहे हैं। उसके बाद सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और जयशंकर प्रसाद। ये चारों लोग छायावादी युग के 4 प्रमुख स्तंभ हैं। इस बात को ध्यान में रखता है। देखिए, इनके बचपन का नाम जो था गोसाई दत्त था। बाद में इन्होंने अपना नाम बदल के सुमित्रानंदन पंत कर लिया। 1938 में प्रगतिशील मासिक पत्रिका में रूपाभ का संपादन इन्होंने किया। सुमित्रानंदन पंत की कुछ काव्य कृतियाँ ग्रंथि, गुंजन, ग्राम्य, युगांत, स्वर किरण, स्वर धूलि, कला और बूढ़ा चांद, लोकायतन और चिदम्बरा है। इनके जीवन में 28 पुस्तकें प्रकाशित हुई, जिनमें कविताएं, पद्य, नाटक और निबंध शामिल हैं। इनकी सबसे कलात्मक कविताएं पल्लव में संग्रहित हैं। ये क्वेश्चन 50 बार आ चुका है। जो 1918 से 1925 तक लिखी गई 32 कविताओं का संग्रह है। इसी संग्रह में उनकी प्रसिद्ध कविता परिवर्तन शामिल है। ये भी पूछा जा सकता है परिवर्तन किसकी कविता है, तो परिवर्तन जो है सुमित्रानंदन पंत की कविता है। अब देखिए, ये तीनों यूपीएसआई में पूछा जा सकता है, पूछा जा चुका है। आंसू, आंसू की बालिका और पर्वत प्रदेश में वास, ये किसकी कविताएं हैं, तो ये सुमित्रानंदन पंत की कविताएं हैं। अब देखिए, 1960 में कला और बूढ़ा चांद काव्य संग्रह के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार इन्हें मिला। 1960 में ये कला और बूढ़ा चांद के लिए। 1961 में परम भूषण से किन उपाधि ने मिली, मतलब परम भूषण प्राइज इनको मिला। देखिए, 1964 में विशाल महाकाव्य लोकायतन का प्रकाशन हुआ। इसके लिए इन्हें सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार मिला। ठीक है, लोकायतन। डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन के साथ संयुक्त रूप से खादी के फूल नामक कविता का संग्रह करवाया। मतलब ये दोनों लोग मिल के ये खादी के फूल नामक कविता का संग्रह किए थे। ठीक है, इलाहाबाद शहर में स्थित हाथी पार्क का नाम सुमित्रानंदन पंत बाल उद्यान हो चुका है। नाम चेंज हो गया है, पहले हाथी पार्क नाम था, अब सुमित्रानंदन पंत नाम हो चुका है। तो यहाँ से इनमें से देखने वाली बात कौन कौन सी है, देखिए क्वेश्चन कौन कौन सा आ चुका है। एक, प्राकृतिक का सुकुमार कवि किसे कहते हैं, तो सुमित्रानंदन पंत साहब को बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद इनकी जो है कुछ इम्पॉर्टेंट कृतियाँ जो हैं, काव्य कृतियाँ, तो उनमें कला और बूढ़ा चांद हो गया, लोकायतन हो गया, चिदम्बरा हो गया और ये स्वर किरण और स्वर धूलि, ये सब हमेशा एग्जाम में पूछा जा रहा है। इनकी कलात्मक कविताएं पल्लव में संग्रहित हैं, ये भी पूछा जा चुका है। परिवर्तन भी पूछा जा चुका है
कि इनकी प्रसिद्ध कविता परिवर्तन किसमें सम्मिलित है, मतलब पल्लव के अंदर है परिवर्तन कविता इनकी। और इनके आंसू, आंसू की बालिका और पर्वत प्रदेश में वास, ये तीनों यूपीएससी में पूछा जा चुका है कि किसकी कविताएं हैं। चिदम्बरा के लिए इन्हें 1968 में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ, इसलिए ध्यान रखना है चिदम्बरा के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है, जबकि कला और बूढ़ा चांद के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है। और ये लोकार्यन के लिए इन्हें सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार प्राप्त हुआ है। ये तीनों तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और 100% की पूछा ही जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि रेहन पर रघु किसका उपन्यास है। रेहन पर रघु, तो ये काशीनाथ सिंह है। आइए इनके बारे में देखते हैं। देखिए, हिंदी साहित्य के प्रमुख कहानीकार, उपन्यासकार और संस्मरण लेखक हैं। काशीनाथ सिंह ने लंबे समय तक काशी हिंदू विश्वविद्यालय में साहित्य प्रोफेसर के रूप में अध्यापन किया था। सन 2011 में रेहन पर रघु उपन्यास के लिए, इसको याद रखना है कि रेहन पर रघु एक उपन्यास है, के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। इन्हें उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य में साहित्य के सर्वोच्च सम्मान भारत भारती से भी सम्मानित किया जा चुका है। देखिए, एक चीज़ ये चीज़ ध्यान रखना है कि ये चार यार जो है काशीनाथ सिंह सठोटरी पीढ़ी के सुप्रसिद्ध चार यार रविंद्र कालिया, दूरनाथ सिंह और ज्ञान रंजन के साथ चौथे यार हैं। इस बात को याद रखना है, ये चारों यार हैं। अब देखिए, काशीनाथ सिंह के कुछ प्रमुख उपन्यास। अपना मोर्चा ये इनका प्रथम उपन्यास था। ये क्वेश्चन आ चुका है कि काशीनाथ सिंह का प्रथम उपन्यास कौन सा था, तो काशीनाथ सिंह का प्रथम उपन्यास जो है अपना मोर्चा था। इनका एक उपन्यास है काशी का 80, 2002 में आया था, जिस पर एक पिक्चर भी बना था सनी देओल वाला मोहल्ला 80, और इसी पर एक नाटक भी बना है काशीनामा नाटक। ये भारत और विदेशों में 125 बार जो है आयोजित हो चुका है। एक तो रेहन पे रघु है, ये है। उसके बाद महुआ चरित, उसके बाद उपसंहार, ये महुआ चरित यूपीएससी में आ चुका है। देखिए, काशीनाथ सिंह की साहित्यिक व्यक्तित्वों के जीवन के से संबंध संस्मरण लेखन की अपनी अनूठी शैली, मतलब इनका संस्मरण लेखक भी बहुत अच्छा शैली में लिखते हैं। तो संस्मरण जो है इनका 3 है और ये तीनों मतलब ये दोनों आ चुका है। याद हो कि ना याद हो 1992 और अच्छे दिन पाछे गए 2004, ये दोनों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा। अब देखिए, 2018 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए, ये है चित्रा बुगदल। आधुनिक हिंदी कथा साहित्य की बहुचर्चित लेखिका चित्रा बुगदल को 2018 के प्रतिष्ठित साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किस लिए पुरस्कार मिला इन्हें? पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सोपाड़ा के लिए। ठीक है, इस बात को याद रखना है। इनके बहुचर्चित उपन्यास आवा के लिए इन्हें व्यास सम्मान दिया गया 2003 में। इसके अलावा इन्हें इंदु शर्मा कथा सम्मान, साहित्य भूषण, वीर सिंह देव सम्मान मिल चुका है। इनकी रचना में उपन्यास, कहानी, नाटक, लघु कथा, लेख आदि की सभी विधाएं शामिल हैं। मैंने कुल लिखती हैं ये उपन्यास। देखिए, इनके प्रसिद्ध उपन्यास के बारे में जानते हैं। एक जमीन अपनी उपन्यास, ठीक है, इसके लिए इन्हें सहकारी विकास संगठन द्वारा फणीश्वर नाथ रेणु सम्मान से सम्मानित किया गया था। एक इनका इम्पोर्टेंट है आवा। इस उपन्यास को 2000 में यूके कथा सम्मान तथा 2003 में व्यास सम्मान मिल चुका है, इसलिए आवा को याद रखना है, आवा। और ये है गिली गुट्टू, तो इसको देख लीजिएगा। उसके बाद है पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सोपाड़ा, ये क्वेश्चन 5 बार आया था। देखिए, उसके बाद नाट रूपांतर जो है इनका जो फेमस है, ये बूढ़ी काकी वाला बहुत भयानक फेमस है और 3-4 बार आ चुका है। बूढ़ी काकी तथा अन्य नाटक है, एक है पंच परमेश्वर तथा अन्य नाटक, और एक है सदगति तथा अन्य नाटक, तो इसको भी देख लीजिएगा। अब देखिए, अभी हम बताएंगे कि इसमें से क्या क्या एकदम इम्पोर्टेंट है, याद करना। भारतेंदु हरिश्चंद्र, चलिए इसको कल ही देखते हैं। तो चलिए ये स्टार्ट ही कर देते हैं, क्या दिक्कत है। अब देखिए, क्वेश्चन पूछा गया था बाला बोधिनी पत्रिका के संपादक कौन थे। ठीक है, बाला बोधिनी पत्रिका के संपादक कौन थे, तो अब देखिए, ये हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। अब इनके बारे में थोड़ा सा जानते हैं, हालांकि इनके बारे में जानना बहुत कम से कम बहुत समय लगेगा, लेकिन हम यहाँ पे बस इनके बारे में उतना ही बता रहे हैं जितना एग्ज़ाम में पूछा जाता है। नहीं तो ये बहुत बड़े आदमी है भाई।
इन्होंने बहुत खतरनाक काम किया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जन्म हुआ था 9 सितंबर 1850 को और 6 जनवरी 1850 जी की इनकी डेथ हो गई थी। ठीक है। आधुनिक हिंदी साहित्य के पितामह कहे जाते हैं। क्वेश्चन 10-15 बार आ चुका है कि आधुनिक हिंदी साहित्य के पितामह कौन है, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। साथ ही साथ हिंदी थिएटर के भी पितामह कहे जाते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। ठीक है। इनका मूल नाम जो था, मतलब इनका बचपने में जो नाम था हरिश्चंद्र था, बाद में भारतेंदु की उपाधि इन्हें दी गई थी। इनकी लोकप्रियता से प्रभावित होकर काशी के विद्वानों ने 1880 में भारतेंदु की उपाधि इन्हें प्रदान की। और भारतेंदु का मतलब क्या होता है? भारत का चंद्रमा। हिंदी साहित्य में आधुनिक काल का प्रारंभ भारतेंदु हरिश्चंद्र से ही माना जाता है। भारतेंदु के बृहत साहित्यिक योगदान के कारण ही 1857 से 1900 तक के काल को भारतेंदु युग कहा जाता है। ये क्वेश्चन इस डेट को भी याद रखना है कि 1857 से 1900 तक के काल को भारतेंदु युग कहते हैं। भारतीय नवजागरण के अग्रदूत भारतेंदु जी प्रसिद्ध हैं। और ये क्वेश्चन 15-20 बार आ चुका है। भारतीय नवजागरण के अग्रदूत कौन हैं? देखिए, हिंदी पत्रिका, नाटक और काव्य के क्षेत्र में इनका जो योगदान है वो अतुलनीय है, बहुमूल्य। ठीक है। हिंदी में नाटकों का प्रारंभ भारतेंदु हरिश्चंद्र से ही माना जाता है। इन्होंने हरिश्चंद्र मैगजीन, कवि वचन सुधा और बाला बोधनी, आप लोग को कसम है ये तीनों पत्रिका का नाम एकदम याद कर लीजिए, इसका संपादन किया। 1868 में कवि वचन सुधा, 1873 में हरिश्चंद्र मैगजीन और 1874 में स्त्री शिक्षा के लिए जो है बाला बोधनी नामक पत्रिका निकाली। और ये बाला बोधनी जो है ना, ये स्त्री शिक्षा के लिए निकाला गया था। इस बात को भी ध्यान में रखना है। वैष्णव भक्ति के प्रचार के लिए उन्होंने तदीय समाज की स्थापना की। उनके साहित्य और नवीन विचारों ने उस समय के तमाम साहित्यकारों और बुद्धिजीवियों को झकझोरा और उनके इर्द गिर्द राष्ट्रीय भावनाओं से ओतप्रोत लेखकों का एक ऐसा समूह बन गया जिसे भारतेंदु मंडल कहते हैं। तो इस बात को ध्यान रखना है। भारतेंदु मंडल। साहित्य में ब्रिज भाषा का बोलबाला था। उस समय फारसी के प्रभाव वाली उर्दू भी चलन में आ गई थी। ऐसे समय में भारतेंदु जी ने लोक भाषाओं और फारसी से मुक्त उर्दू के आधार पर खड़ी बोली का विकास किया। आज जो हम हिंदी बोलते हैं वो भारतेंदु जी की देन है। भारतेंदु जी की रचना में दोहरापन दिखता है। कविता जहाँ वो ब्रज भाषा में लिखते रहे, वहीं पे बाकी विधाओं में खड़ी बोली में हाथ को आजमाया या खड़ी बोली में लिखा। लेकिन इनके कुछ मौलिक नाटक हैं और इसमें से हम सारे नाटक जो है इम्पोर्टेंट हैं। नील देवी भी इम्पोर्टेंट है, एक बार आया था। ठीक है। वैदिकी हिंसा न भवती, एक हरिश्चंद्र, सत्य हरिश्चंद्र, भारत दुर्दशा, तो हमको लग रहा है 200-300 बार आ चुका होगा। अंधेरी नगरी, चौपट राजा, श्री चंद्रावली और नील देवी। लेकिन इनकी कुछ काव्य कृतियाँ हैं, इसे बस एक बार देख लीजिएगा। भक्त सर्वत, प्रेम मालिनी, प्रेम माधुरी, प्रेम तरंग, उत्तरार्ध, भक्तमाल, प्रेम प्रलाप गीत, गोविंदानंद, होली, मधुमुकुल, राग संग्रह, वर्षा विनोद, विनय, प्रेम पचासा, ये इम्पोर्टेंट है। फूलों का गुच्छा, प्रेम फुलवाड़ी, कृष्ण चरित्र। ठीक है। तो ये सब जो है आज की चीज़ें हो गई। अब देखिए, आप लोग को हम बता दे रहे हैं कि फिर से उल्टा ले चल रहे हैं इस वीडियो को कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, इनकी काव्य कृतियाँ में प्रेम मालिनी, और ये कहाँ गया फूल पचासा वाला, विनय प्रेम पचासा, इसको याद रखना है। ये 5 को याद रखना है, 5 नहीं 6 को याद रखना है इसको। और जो है आपका ये तीनों मैगजीन का नाम तो आपको धरती माँ की कसम है कि याद रखना है। ये तीनों मैगजीन 50 बार। नाटक का प्रारंभ किसे होता है? ये 1857-1900 तक के काल को भारतेंदु युग कहा जाता है, ये याद रखना है। उसके बाद भारतेंदु मंडल तो याद ही हो गया होगा। आधुनिक काल का प्रारंभ इनसे माना जाता है, भारतेंदु जी से, ये भी याद रखना है। और नवजागरण वाला कहाँ गया? ये क्वेश्चन आप लोग को याद रखना है। भारत का चंद्रमा भारतेंदु, मतलब ठीक, हिंदी साहित्य के पितामह ये कहे जाते हैं। ये भारतेंदु साहब के बारे में ये चीज़ें याद रखनी एकदम ज़रूरी है। अब देखिए, इसमें बूढ़ी काकी याद रखना है, आवा याद रखना है, ब्यास सम्मान मिला था क्योंकि, और एक ज़मीन अपनी याद रखना है। और जो है इनका कहाँ गया नाला सोपाड़ा वाला, ये नाला सोपाड़ा इनका याद रखना है। और तो चलिए, पढ़ना सब है, हम बता रहे हैं कि एकदम जो। अब देखिए, इनका जो है संस्मरण जो है याद होना हो, अच्छे दिन पाछे गए, ये दोनों याद रखना है। काशीनाथ सिंह वाला जो था, रेहान पे रघु, महुआ चरित्र,
काशी काशी अपना मोर्चा, ये सब ये भी याद रखना है। ये चार याद रखना है, कौन कौन से चार यार पूछ लेगा, कौन कौन चार यार हैं, तो ये चारों लोग का नाम याद रखना है। रेहान पे रघु साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था 2011 में, ये चीज़ याद रखना है। और तो भैया और कहाँ गया ये पल्लव में संग्रहित है परिवर्तन, आंसू आंसू की बालिका, पर्वत प्रदेश में पावस, याद रखना है। चिदम्बरा 1968 में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। 1960 में कला और बूढ़ा चांद के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। और ये लोकगाथाएं किसने लिखा है, या कुछ भी इसमें पूछ सकता है, या ये पूछ सकता है कि सोवियत पुरस्कार किस महाकाव्य को मिला। तो ये इनका तो ये सब इम्पोर्टेंट है। वैसे भी इस सीरीज़ में जो हम ला रहे हैं वो सब इम्पोर्टेंट, लेकिन उसमें भी भयानक वाला इम्पोर्टेंट आपको बता रहे हैं। तो इससे कम में कोई क्या पढ़ पाएगा भाई, ये तो मतलब एकदम छाट छाट के लाना पड़ रहा है। इनके प्रकृति का सुकुमार कवि कहते हैं, ठीक है। और तो भैया चलिए, ये तो हो गया। इनके में अनामिका बस याद रखना, इनका पहला, और ये मुक्तक छंद के प्रवर्तक माने जाते हैं, ये चीज़ याद रखना है निराला साहब का। और छायावाद के जो चार स्तंभ है, चारों लोग का नाम याद रख लीजिएगा। गीतिका ललित गीतों का संग्रह है, ठीक है। यही इतना चीज़ है। तो भाई लोग, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और ऐसा लगा हो कि कुछ नया जानकारी मिला हो, हम खोज के जितना ला रहे हैं, इतना मेहनत लग रहा है इसको बनाने में, तो अगर वीडियो पसंद आए तो भाई लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आप अंतिम तक देखें हैं, इसका मतलब आप पढ़ने वाले हैं। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों। फिर कल कुछ नए राइटरों और नए क्वेश्चन के साथ मिलते हैं भाई।